गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? अरे यस सर, नो सर। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो हम लाइव क्लास लेके आए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए खुशखबरी और है। हमारे पास कई बच्चों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज भी आए हैं, हमारे फोन पर भी मैसेज आए हैं, हमें मेल भी किया है। कुछ बच्चे लाइव क्लास में भी हमें कमेंट करते हैं कि सर वन शॉट और लाइए। तो आप चिंता ना कीजिए, इस चीज की हमने ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन की हुई है आपके वन शॉट की। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम पर होते हैं तो पूरा ना तो चैप्टर पढ़ पाते हैं, ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उन पॉइंट्स पे रहता है जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये टाइम एक सीवी की तरह है, छलनी की तरह। धीरे धीरे चीजें आपकी छनती हुई चली जाएंगी, लास्ट में आपको एकदम रिफाइन आइटम मिलेगा, और वो आपको मिलेगा आपकी वन शॉट लेक्चर्स में। ठीक है, उसके हम आपको वीडियो भेज देंगे। उसका टाइमिंग क्या होगा, वो कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको लाइव क्लास में ही दे देंगे। कुछ ही टाइम में आपके वन शॉट हर चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है। उसमें सिर्फ उन चीजों को पढ़ाया जाएगा जो आपका पूरा चैप्टर क्लियर एक बार में कर देगा। लेकिन उसके भरोसे आपको लाइव क्लास नहीं छोड़नी है, क्योंकि वन शॉट का मतलब तो होता है समराइज करना, और लाइव क्लास में हम उन क्वेश्चंस को आपके पास लेकर आ रहे हैं जो कई बार आपके नीट के एग्जाम में, आपके एम्स के एग्जाम में, बीएचयू में या जेई मेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डाटा उनके चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका वही रहने वाला है। तो हम हर क्वेश्चन के साथ उसकी कंप्लीट थ्योरी, उनकी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसलिए लाइव क्लास को मिस ना करें। मैं अपनी फर्स्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूं कि लाइव क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर निकल ले पतली गली से। आ रही मेरी बात समझ में? गली से नहीं निकलना है, फिर नीट वाला आपको गली से ही निकाल देगा। क्योंकि आप आइडिया लगाइए, 25 to 27 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सीट कितनी सी है। तो कहीं तो कुछ तो वो बच्चे डिफरेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो कुछ तो डिफरेंस कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहे हैं, कुछ रणनीति अलग है, कुछ प्लान्स अलग है, कुछ स्ट्रेटजी अलग है उनकी। तो हमें उन्हीं को फोकस करना है। हमने भी बहुत बच्चे निकाले हैं जो ऑल इंडिया अंडर 10 भी रहे, अंडर 50 भी रहे, अंडर 100 भी रहे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट एंड 12। इज दैट क्लियर? तो उन बच्चों का क्या स्ट्रेटजी रहती है, उनकी क्या रणनीति, क्या प्लान्स रहते हैं उनके, वो किस तरीके से अपनी स्टडी को फोकस करते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है, उनका शेड्यूल क्या होता है। देखिए, टाइमिंग और शेड्यूल ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन स्ट्रेटजी ये सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर सिलेक्शन इन नीट 2026 एंड फॉर योर जेई एंड एडवांस। इज दैट क्लियर? तो हर चीज को बहुत अच्छे से समझनी है आपको, कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इन लाइव क्लासेस में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहे, क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने शॉर्ट्स भी मतलब अपने शॉर्ट्स के अंदर एमटीआर देना चालू कर दिया है। अगर आप शॉर्ट्स देखते होंगे, क्योंकि एमटीआर का मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट, वेरी शॉर्ट ट्रिक। ये ट्रिक ऐसे ही आपको किसी किराने वाले की दुकान पे नहीं मिलेगी। हमने भी हमारी 26 सालों की मेहनत करके उनको डिस्कवर किया है, इतनी बड़ी मेहनत करी है। तो आपको एमटीआर नंबर 1 अपने शॉर्ट्स में, मेरे शॉर्ट्स में मिल चुका होगा, उन्हें कॉपी करते रहिए। हमारी क्लासेज में जो बच्चे आते हैं उन ट्रिक के लिए ज्यादा आते थे। ऑफलाइन क्लासेज की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अब हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं ताकि इंडिया के मैक्सिमम बच्चे इन चीजों से प्रॉफिट ले सके। इज दैट क्लियर? एंड कंटिन्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका क्या है? अखिलेश, केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या तुझे मेरे केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया है बेटा? जो तरीका हमारे पढ़ाने का है वही तरीका आपका पढ़ने वाला होना चाहिए। मतलब चीजें रटनी नहीं है,
रटी हुई चीजें, भाई ये तो अपन जानते हैं, साइकोलॉजिकली भी अच्छे से जानते हैं, आपका ब्रेन 24 आवर्स के बाद चीजों को 10% रिड्यूस करना चालू कर देता है। तो विद इन 7 to 10 डेज के अंदर जो आपने रटा हुआ है, अगर आपने उसे दोबारा रिवाइज या मेमोराइज नहीं किया तो वो चीजें रिमूव होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि रटा हुआ कंसेप्ट है तो आपके ब्रेन तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, आपने उसको रट्टा मारा है। चीजें समझने की कोशिश कीजिए, उनके एक्सप्लेनेशन को समझिए, अपने टीचर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हर टीचर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता है, क्योंकि कोई टीचर ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये चाहता हो कि मैं बुरा पढ़ाऊं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सबके पढ़ाने के तरीके अलग हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, पहली बार आए, ओके अखिलेश, चलो कोई बात नहीं, क्लास में कंटिन्यू रहो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, अगर आप अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी की जाती है जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। प्रैक्टिस का मतलब स्टार्टिंग तो नहीं होता ना, प्रैक्टिस का मतलब वो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, लेकिन अब किसी बुक या रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ना है, अब आपको उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। टाइम कितना सा रह गया? उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपके टॉपिक, आपके फंडामेंटल, आपके बेस, आपके कंसेप्ट, आपकी थ्योरी, आपके क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल को क्लियर करा दे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस सर, नो सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बोलने लगूंगा तो मैं 3 दिन तक लगातार बोल सकता हूं, लेकिन मुझे बोलना वो है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। कंटिन्यू करें, ठीक है। अब मैं आपके लाइव चैट को अब देखना बंद कर रहा हूं, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। मैं जो शॉर्ट्स भेज रहा हूं उनको मत छोड़ना, ये मेरे शॉर्ट्स जो हैं ये टाइम पास वाले नहीं मिलेंगे आपको कि साहब नाच लिया, पिज्जा खा लिया, पतंग उड़ा लिया, गेम खेल लिया, गालियां निकाल दी ना। हर शॉट, अब तक मैंने 3 शॉट निकाले आपके नीट से या जेई से रिलेटेड हैं वो, ठीक है, और हर एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि इनको मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में या एम्स कॉर्नर में या जेई कॉर्नर के अंदर चैप्टर खत्म होने के बाद लिखाता हूं बच्चों को लास्ट में। एंड नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन जब आपको पेपर में मिलेगा तो इतना तो पता लग जाएगा नहीं ये कौन से चैप्टर का है। अरे यस और नो, अगर जिसको ये ही पता नहीं लग रहा कि अरे कौन से चैप्टर का है तो क्लास का कोई लेना देना नहीं है, टाइम पास करोगे। फिर ये पता लग गया साहब ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और मेरे से ऑक्सीडाइज रिड्यूस करने की बात कर रहा है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही होगी। लेक्चर की प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, ठीक है। एमडी सिंह, ठीक है। अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो बार बार, मैं मार दूंगा तुमको, डिस्टर्ब मत करो। मैं चैट वैट देखने लग गया तो फिर एक काम करते हैं अपन चैट चैट खेल लेते हैं, अब पढ़ाने तो ठीक है। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जमाइए। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें एलिमेंट को एसआरपी के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया जाता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कई जगह अटकाएंगी ये लाइन है। अब एसआरपी का बढ़ता हुआ ऑर्डर विद साइन देखना है, सबसे कम किसका है, आपका वेनेडियम का आ रहा है, उससे ज्यादा किसका आ रहा है, आपका कॉपर का आ रहा है, और कॉपर से ज्यादा 0.8 मतलब एजी का आ रहा है। अरे यच्चर नौचर, देखिए सबसे कम किसका है, नेगेटिव में है ना, इससे ज्यादा किसका है, कॉपर का है, उससे ज्यादा किसका है, एजी का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने एक ही लाइन बताई थी, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। मैंने कहा ना रटो मत, ऊपर वाला नीचे वाले को हटाता है, या यूं कहो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, रिप्लेस कर देता है।
तो मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करेगा, तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। एम आई राइट और रॉन्ग? अब अपने ऑप्शन पढ़िए, खतरनाक क्वेश्चन है, भयंकर। एक ही क्वेश्चन कम से कम 25-30 सवाल करा देगा आपके, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग डाटा थे, मैंने सबको मिलाकर मिक्स करके एक ही क्वेश्चन बना दिया। अब पहला ऑप्शन पढ़िए, वी कैन रिड्यूस CU एंड AG, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा। यार लाइन तो सही लग रही है। अब जरा रिड्यूस करके देखो, कॉपर को रिड्यूस करो, रिड्यूस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटाना, तो क्या कॉपर से कॉपर माइनस बनेगा, 0 तो ये रहा। क्या मेटल पे माइनस चार्ज आता है? अरे देखा है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देती है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, तो मतलब ये तो गलत हो गया। ये रिड्यूस कैसे होगा ना मुन्ना, दैट इज रॉन्ग। वी कैन रिड्यूस Cu+2 और Ag। अब मैं एक काम करता हूं, इसको और थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूं, Cu+ और Ag+ कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा कर दिया। लो आपका, तुम भी का याद रखोगे, क्या लिया था पता ही नहीं मैंने, अटे ये ले लो। हाँ जी, अब बताओ Cu+2 को Ag+ को रिड्यूस कराओ, बताओ क्या बनेगा, Ag। और Cu+2 को रिड्यूस कराओ, क्या बनेगा, Cu। यार ये तो सही है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, तो Cu रिड्यूस हो सकता है, Ag भी रिड्यूस हो सकता है, हो गया ना दोनों रिड्यूस। अब ये तो रिड्यूस हो गए, लेकिन इसको भी तो ऑक्सीडाइज कराओ, क्या वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या हो सकता है ना, V+2 बन रहा है, मतलब ये तो सही है। ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो जरूर देखो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ठीक है। Ag कहां है, Ag ये रहा। Ag Cu और V को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जरा इनको ऑक्सीडाइज कराओ ऊपर वालों को। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Cu+2, और V ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, V+2। यार ये तो सही है, नीचे वाले ने ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, जरा अब खुद को क्या करना है, इसको रिड्यूस कराओ। Ag- बन सकता है क्या, अरे यस सर, नो सर, तो मतलब ये माला माल मसाला गलत है। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद रिड्यूस तो हो। अरे यस और नो, अरे भीख दी है किसी ने, तो अचानक ही भीख आ गई क्या, किसी ने दी है तो किसी ने ली है। एक ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा रिड्यूस भी तो होगा, अकेला थोड़ी हो सकता है, ठीक है। अब ये तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए, Ag नीचे वाला Cu-V ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जरा इन्हें ऑक्सीडाइज करो। यस सर हो रहा है। इसको ऑक्सीडाइज करो। यस सर हो रहा है। अब इसको रिड्यूस करो Ag+ से, Ag+से Ag, सर ये हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, मतलब B एंड D बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चों? चलिए जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन धुएं उड़ा देगा तुम्हारे, तोते उड़ा देगा बच्चों ये सवाल। ये सवाल जब हमने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पेपर में दिया था, तब बच्चे तो बहुत दूर की बात है, फैकल्टीज ने भी गलतियां कर दी, जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक कर दी और ऑप्शन ही चेंज कर दिया। नहीं नहीं, ये तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये तो गलत है, पहला गलत है, ये वाला होगा, तीसरा ठीक है, तीसरा। फिर हमने कहा कि साहब एक बार क्वेश्चन एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए। फिर वही दूसरी बार में भी वही गलती, तीसरी बार में भी वही गलती। अब देखते हैं कहां किसने क्या गलती की होगी। चलो जी, ये कह रहा है कि भाई साहब मैंने 3 फैराडे का चार्ज 4 अलग अलग सॉल्यूशन में फ्लो किया, 3 फैराडे का, AgNO3 में, कॉपर सल्फेट में, एल्यूमिनियम नाइट्रेट में और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में। और ये मोल का रेशो पूछ रहा है, जो मेटल डिपॉजिट हुई इनका मोल का रेशो। ये कहां से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका खतरनाक MTR बनाऊंगा। एक अकेला ये MTR कम से कम 100 सवाल कराएगा आपका एक ही लाइन में। बार बार करूं, MTR मत छोड़ना। एक अकेला 100 सवाल कराएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लेना, आपको हर चौथा पांचवा सवाल इसका मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो क्या MTR है वो तो आगे देखेंगे, उससे पहले अपन फैराडे लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि उसी का तो MTR बना है। देखिए फैराडे लॉ नाम तो सुना होगा आपने। फैराडे ने अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 लॉ दिए।
कितने लॉ दिए बच्चों? 2 लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसने क्या कहा था, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं, इसके बाद अपन बात में करेंगे। देखिए मान लो मैंने, चलो तुमको ही पकड़ लेता हूं मैं, कॉमन सा एग्जांपल, मैंने तुम्हारे 100 एम्पियर का करंट लगा दिया, तो आप इतना सा खुद के इधर को तो कूद के यूं चले गए। अब मैंने आपके 200 एम्पियर का करंट लगाया, तो क्या इतना ही फुदकोगे कि ज्यादा फुदकोगे? ज्यादा फुदकोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैंने किसी सॉल्यूशन में किसी भी मेटल का ले लीजिए, AgNO3, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कोई सा ले लो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में मैंने 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो मेरा 10 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया। भाई करंट लगाया तो टूट गया, कॉपर निकल के इलेक्ट्रोड पर चल के डिपॉजिट हो गया। अब वो कह रहा है कि साहब मैंने 10 की जगह 25 एम्पियर या 50 एम्पियर या 100 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो बताओ कॉपर उतना ही डिपॉजिट होगा, ज्यादा होगा? अरे यार करंट लगाया तो वो ज्यादा जाएगा। तो ये फैराडे क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले या लिबरेट होने वाले एलिमेंट का जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाइड चार्ज होता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा वो डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा करंट लगाओगे उतना वो टूटेगा, उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। अब किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, और हर किसी कंसेप्ट के लिए कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। अब यहां Z है आपका कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है बच्चों ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस Z की वैल्यू क्या होती है? E/96500। E तो जानते हो ना, इक्विवेलेंट वेट होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो बताओ M इक्वल टू Z की जगह क्या लिख सकते हो आप? E/96500, और ये आ गया आपका Q। अगर मैं M को इसके E को M के नीचे ले जाता हूं तो क्या बन गया आपका? M/E, और इक्वल टू में क्या आ गया? Q/96500। अरे अच्चर नौचर, अब आ रहा है खतरनाक MTR, नजर बोर्ड पे रखना, बस हिलना हिलाना कुछ भी नहीं है, दिमाग बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होके बोर्ड पे रखना है, ठीक है? अब आ रहा है आपका सबसे भयंकर MTR, और इस MTR को बनाते हुए मुझे खुद को भी बड़ा फक्र हुआ, यार बड़ी अच्छी चीज बना दी बच्चों के लिए। देखिए यहां तक तो अपन आप समझ ही गए होंगे कि M/E इक्वल टू क्या होता है? Q/96500। क्यों जानते हो ना, चार्ज। Q की जगह क्या लिखा जा सकता? IT, ये तो पढ़ रखा होगा LKG UKG में, IT/96500। M/E को अपन क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। कभी पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा था रेडॉक्स वाली में, मैंने बार बार कहा है कि अगर मेरी क्लास को मिस करते हो तो मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो, क्विट कर सकते हो, आप दूसरे कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कोचिंग के नोट्स है फिर पढ़िए उनको, ठीक है? ऐसे नहीं कि बीच में आप मजे लेने आ गए। हालांकि इतने सारे बच्चे क्लास में आते हैं फिर उसके बाद वो लाइव देखते हैं, लाइव में ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के कोई सा ही वीडियो देख लिया। देखना है तो पहले से देखना चालू करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कनेक्टेड है। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के मैंने 3 तरीके बताए थे, NV, M/E और मोल इंटू X फैक्टर या N फैक्टर। V आप लीटर में लेते हैं, मोल अगर आपकी कोई गैस है तो वहां मोल निकालने का तरीका आपका क्या हो सकता है? V गैस अपॉन 22.4 लीटर इंटू X फैक्टर। ये चीजें अपन खूब पढ़ते आ रहे हैं, ये ना ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तीनों तरीके, NV, M/E, मोल इंटू X फैक्टर। अब आ जाइए आगे, अब देखो M/E की जगह डेट बाई E भी लिखा जा सकता है, डेट बाई E। अब ये क्या होता है डेट बाई E? क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? डेट बाई E, डेंसिटी एरिया थिकनेस। तब कहां से आया ये? E तो यू का यू है, ये पढ़ा होगा बचपन में, D इक्वल टू M/V। तो मुझे मास की वैल्यू लिखनी है, तो मास बराबर क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अरे यस और नो? तो लेंथ इंटू विड्थ क्या हो गया आपका? एरिया मान लो, तो D इंटू एरिया इंटू हाइट कह दो या थिकनेस कह दो, बात एक ही है। तो ये क्या बन गया आपका? डेट।
क्या बन गया ये डेट, DAT, डेंसिटी उस मेटल की जो डिपॉजिट हुआ है। एरिया मतलब कितना एरिया उसने कवर किया, थिकनेस मतलब कितनी मोटाई उसकी बढ़ गई, ये सारा आपका क्या कहलाता है मेरे बच्चों, मास। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो पेपर में आप कैलकुलेट करने लगोगे। मैं कहता हूं ना आधा, भाई आप जो वैल्यू आती है डायरेक्ट चिपका देते हो कि पहले आप कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हो, फिर कोई फॉर्मूला डेरिवेट करते हो, फिर कोई आप वैल्यू पुट करके उसकी यूनिट कन्वर्ट करके फिर जाके आप पुट करते हो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। वो मैं कर चुका ना बेटा, आप तो याद रखो, एक्सप्लेन कर ही रहे हैं अपन इसको। अब देखिए इधर, अब क्यू की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं बच्चों, क्यू। क्यू का मतलब जानते हो, चार्ज। अगर क्यू की जगह मैं 96,500 लिख देता हूं, 96500, तो बताओ कटकर कितना आया, 1 फैराडे। भाई 96,500 कूलम का मतलब 1 फैराडे होता है। अगर मैं 2 इंटू 96500 कर देता हूं क्यू की जगह 2 इंटू, तो बताओ कटकर कितना आएगा, 2। तो मतलब मैंने 2 इंटू 96500, तो कितना फैराडे हो गया, 2 फैराडे। 3 इंटू 9500, तो 3 फैराडे। तो मतलब क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैराडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैराडे। और फैराडे का मतलब आप जानते हो क्या होता है, फैराडे का मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है फैराडे का मतलब, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। साहब आपको कैसे पता लगा, पहले बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम। और एक मोल का मतलब 6.02 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻23 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 96500। हालांकि 96500 नहीं आती है, ये 96497 के आसपास आती है, जो लगभग 96500। तो फैराडे क्या बोलते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक फैराडे मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फैराडे मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहां तक, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप कितने सवाल इस पे करोगे, आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा, बाकी नहीं तो फिर आपके लिए नया हो ही सकता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कमॉन 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 बच्चों, हो गया। ये फैराडे का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, मैं यही समझाऊंगा। देखिए बच्चों, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने ये ले लिया, इज दैट क्लियर, ये ले। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज के अंदर जोड़ दिया जाता है, तो हर एक इलेक्ट्रोड पर, अगर मैं इलेक्ट्रोड को नाम ABCD दे देता हूं, तो हर एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले एलिमेंट के या मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू बराबर होती है। अब नहीं बैठा, आओ पता लगाएं। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, M/E इक्वल टू IT अपॉन 96500, MTR लिखाया था ना, M/E = Q/96500, या IT अपॉन 96500, या फैराडे या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या M/E बराबर NV, या डेट बाई, कुछ भी जो लिखाया था। अब बताओ क्या यहाँ करंट सब में एक जैसा जा रहा है क्या, एक तो बैटरी जुड़ रही है सर, करंट तो सेम है। क्या टाइम सेम है क्या सब में करंट के फ्लो का, यस सर टाइम सेम है। जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्या कहते हैं सर्किट से तार निकाला, इसका एक मैंने वायर एक बच्चे को पकड़ा दिया, दूसरा दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया, स्विच ऑन कर दिया, तार बिल्कुल चालू, स्विच ऑन। तो बताओ कौन से बच्चे को ज्यादा करंट आएगा, बराबर आएगा, करंट सेम है। किसको मैंने ज्यादा करंट दिया, सब बराबर ही तो स्विच ऑन किया आपने, बैटरी सेम है, आई सेम, टी सेम, ये तो पैदाइश ही सेम है। तो कहने का मतलब M/E मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू हर एक इलेक्ट्रोड के लिए सेम हो गई। यानी कि हर एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने या लिबरेट होने वाले एलिमेंट का मास और उसके इक्विवेलेंट मास का रेशो सेम आएगा। ये इसका सेकंड लॉ है। वो क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर अरेंज्ड इन अ सीरीज
then the value of gram equivalent of a metal for each electrode remain same। जैसे A के लिए ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू M बाई की वैल्यू B के बराबर होगी, B की C के बराबर, C की D के बराबर होगी। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस क्वेश्चन को अपन पढ़ रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ो आप। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि भाई साहब मैंने AgNO3, ये रहा आपका AgNO3, ये आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और ये आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। बस यहां जाग आ गए सबके। क्या लिया है बच्चों? एक्वस। सब जानते हो ना मेटल वेटल का, तो एक्वस, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। अरे यस सर, नो सर। अब हमारे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि पिछली कक्षा में मैं अच्छे से समझा चुका था इस चीज को। मैंने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले मेटल, यही है ना आपके मेटल, इधर से Ag है, इधर से कॉपर है, इधर से Al है, इधर से Na। अब बताओ Ag और H इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने क्या कहा था, ऊपर और नीचे अगर दो दो एलिमेंट आ रहे हैं तो कौन सा डिपॉजिट होगा? जो नीचे होगा। मैंने एनायन कैटायन दोनों की सीरीज बता दी थी आपको। तो बताओ Ag और H में से नीचे कौन आता है? Ag तो आता है नीचे और H आता है ऊपर। तो बताओ कौन जाएगा, कौन डिपॉजिट होगा? Ag। इधर Ag डिपॉजिट हो जाएगा, हो जाएगा इधर Ag। हो गया जी साहब। अब बताओ इधर कॉपर और H में से, कॉपर और H की अगर मैं सीरीज बनाऊं तो कौन नीचे आता है तुम्हारा? H की कॉपर, कॉपर नीचे आता है। लेके बस काला नाग मजनू वाला मेरी जान करिए फरियाद, कोई निकालो सोनी पंजाबन। हीरोइन को, हीरोइन ऊपर को नीचे, तो H आता है आपका ऊपर, कॉपर आएगा नीचे। तो यहां पर कौन डिपॉजिट होगा आपका? कॉपर डिपॉजिट होगा। और इधर कौन डिपॉजिट हो गया आपका? Ag डिपॉजिट हो गया। अरे यस सर, नो सर। अगले क्वेश्चन मतलब अगले पॉइंट की तरफ चलो। AlH लेके बस काला नाम मजनू आला, Al ऊपर बहुत, H नीचे है। बताओ यहाँ डिपॉजिट कौन होगा आपका? H, H मतलब H2। Na और H लेके बस काला नाग, Na ऊपर ऊपर आ रहा है, H नीचे नीचे आ रहा है। तो बताओ यहाँ कौन डिपॉजिट होगा? H2। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, वो आपसे क्या कह रहा है? डिपॉजिट होने वाले मेटल का मोल का रेशो, मेटल का। तो यहां तो मेटल है, इधर मेटल है ही नहीं है। तो बताओ इधर रेशियो क्या आएगा आपका? इधर तो दोनों तरफ 0 0 आएगा। मेटल कहां है? अरे यस सर, नो सर। मेरी बात समझ में आ गई। अब मुझे कितने मोल निकाले? तो बताओ पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? फेराडे, और पूछ रहा है मोल। क्या फेराडे और मोल का कोई रिलेशन लिखाया था क्या मैंने? जैसे मोल इंटू एक्स फैक्टर, और लास्ट में देखो मैंने MTR भी लिखाया था ना, फेराडे। अरे यस सर, नो सर। मुझे मोल निकालना है, फेराडे कितना है, तो मोल बराबर कितना हो गया? फेराडे अपॉन एक्स फैक्टर। बताओ कितना फेराडे फ्लो हो रहा है? 3 फेराडे। एक्स फैक्टर अगर मैं Ag ले लेता हूं तो Ag प्लस की फॉर्म में, तो किसी भी आयन का एक्स फैक्टर उसका चार्ज होता है, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया? 1। तो बताओ यहां पर कितना आ रहा है आपका Ag का? 3 मोल आ रहा है। अगर मैं यहां कॉपर +2 का निकालूं, कॉपर +2 का, तो बताओ फेराडे कितना है? 3। एक्स फैक्टर कितना है? 2 आ रहा है Cu+2 का। तो बताओ यहां कितना आ रहा है आपका? 3/2। तो रेशो क्या आ रहा है आपका? 3, रेशो 3/2, रेशो 0, रेशो 0। इसको 1.5 कह सकते हैं। सारी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 6, रेशो 3, रेशो 0, रेशो 0। ये आंसर था। ये किसी ने किया ही नहीं, सबने सिर्फ क्या क्या AgN, यहां से Ag को ले गए, यहां से कॉपर को ले गए, यहाँ Al ले लिया, यहाँ Na ले लिया। अरे एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस तो पानी तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक्वस की जगह फ्यूज होता, मोल्टन होता, गला हुआ होता, पिघला हुआ होता या गलित होता, तब आपको ये लेने की जरूरत नहीं थी, फिर आप चारों मेटल ले सकते थे। शायद समझ में आ गया होगा। कॉपी कीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए। अर्चित शर्मा रोज नहीं आता है क्लास में। बेटा अगर रोज नहीं आते हो तो फिर आने का कोई फायदा नहीं है अर्चित, है? मेरा ही स्टूडेंट है, क्लास में लेट आता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वही है जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। पढ़ो अगला क्वेश्चन। फाइंड द ग्राम क्वांटिटी। ग्राम क्वांटिटी का मतलब जानते हो? मास। ग्राम क्वांटिटी या मास कुछ भी कह दो। ऑफ डिपॉजिटेड सिल्वर व्हेन इतना कूलाम चार्ज इज सप्लाइड इन AgNO3 सॉल्यूशन इफ द करंट एफिशिएंसी इज 80%। अब सर ये कौन सा नया वर्ड आ गया यार, करंट एफिशिएंसी। आओ पता लगाएं, आओ पता लगाएं। आपके पावर हाउस से आपके घर में मान लेते हैं 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पावर हाउस से आपके घर में। तो वो करंट आ किस में से रहा है? कोई आदमी ला रहा है, कोई वायर लेके आ रहा है? वायर ले रहा है। अरे ऐसा और नो, वायर का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होता ही है और उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या करंट की एफिशिएंसी 100% रहेगी? क्या कुछ लॉस होगा? हीट लॉस होगा? अरे ऐसा और नो, कई बार आप देखो तार में लंबे टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है या किसी भी चीज में करंट फ्लो हो रहा है, फिर आप उसको पकड़ के देखो। चलते हुए को मत पकड़ लेना, ठीक है बेटा? नीट का एग्जाम दे के पकड़ना। मजाक कर रहा था, ठीक है? आप देखो वो गर्म लगेगा आपको, हीट लॉस हुआ है रेजिस्टेंस की वजह से। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हीट लॉस करता है, लेकिन वो सस्ता होता है। चांदी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, चांदी में एनर्जी लॉस या करंट लॉस बहुत कम होता है, लेकिन वो यूज में नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट चांदी को यूज में लेगी क्या? अगर उसे यूज में लेगी तो थोड़े दिनों बाद तो अपने घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो? अरे यस सर, नो सर, आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो जो वो एनर्जी लॉस हुआ वो उसकी एफिशिएंसी है। जैसे उसने 100 रुपए या 100 एम्पियर का करंट भेजा, आपके पास 80% ही पहुंचा, तो वो उसकी एफिशिएंसी हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? करंट की एफिशिएंसी या चार्ज की एफिशिएंसी बात एक ही है, Q इक्वल टू IT होता है। T कांस्टेंट है, Q प्रोपोर्शनल I हो गया। करंट एफिशिएंसी कह दो या चार्ज एफिशिएंसी कह दो, बात एक ही है। मैं कह रहा हूं कि साहब मैंने 100 एम्पियर का करंट फ्लो किया, 80% आपके पास पहुंचा, तो कैसे निकालते? 100 इंटू 80/100 यानी 80 तो पहुंचा, ठीक है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, एमटीआर कैसे अप्लाई करना है अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्या आपको मास दे रखा है क्वेश्चन में? यस सर मास है, तो मास वाला फॉर्मूला क्या था? M/E। क्या आपके पास ओ माय गॉड चार्ज है? चार्ज मतलब Q, फिर यहां क्या आएगा बताओ? Q अपॉन 96500। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे से पूछ रहा है मास, तो बताओ मास निकालना है। इज दैट क्लियर? सॉल्यूशन आपका AgNO3 का है, तो बताओ Ag का मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट भी तो Ag का ही लिखोगे आप। अरे यस और नो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। बताओ Ag का मोलर मास पेपर वाला देता है? मैंने नहीं दिया, मैं दूंगा भी नहीं। 108, एक्स फैक्टर कितना हो गया? Ag प्लस है, तो Ag प्लस है तो 1 हो गया ना। Cu प्लस 2 होता 2 होता, Al प्लस 3 होता 3 हो जाता, SO4 माइनस 2 होता 2 हो जाता। चार्ज होता है एक्स फैक्टर। Q कितना है आपके पास? Q है आपके पास 9650 अपॉन 96500। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई साहब एफिशिएंसी 80% है, लेकिन ये तो करंट की एफिशिएंसी है। अरे करंट की कह दो या चार्ज की कह दो, बात तो एक ही है। Q प्रोपोर्शनल I होता है। कितनी परसेंट दे रखी है आपको बताओ? 80/100। तो ये कितना हो गया आपका? 0.1 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 0.8 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका बताओ? 0.1 हो गया ना। 0.1 0.8 तो कितना हो गया? 0.08। इधर से 108 इधर लेके चले जाइए, आपके पास Ag का मास आ जाएगा। अरे यस सर, नो सर, इसको सॉल्व करो। ये कितना हो गया? 10 80 8 64, यानी कि ये हो गया तुम्हारा
8.64 के आसपास हो गया। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ गई? कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कॉपी में मैंने सब पढ़ा रखा है, बहुत तमीज से पढ़ना कॉपी को, ठीक है? कॉपी में इतना लिखा रखा है, तुम्हें किधर उधर कहीं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत तमीज से पढ़ना। और ये जो आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जिनको तो तमीज से नहीं, पता नहीं कौन सी ईज से पढ़ना है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो। ओके, ऑल डन। हाँ जी, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड O2 गैस एट STP। 2 मिनट का टाइम है, तुम करो इसको, मैंने तो पढ़ा दिया अभी। 2 मिनट का टाइम है, आप कीजिए, लगाओ अपनी बुद्धि का प्रयोग। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया विदाउट एनी डाटा चेंज। इस सब में पूछा है, और ये कितनी बार आया है मैं नहीं बताऊंगा, पेपर करना। स्क्रीन पे जो लिखा है वो क्लियर दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख तो रहा होगा क्लियर, एकदम क्लियर है? ओके, मुझे तो दिख ही रहा है मस्त एकदम, दिख रहा है ना? ड्यूरिंग द यस सर। हाँ भाई, कितनों ने किया क्वेश्चन? देखो, पहले चलो यही सोच के बता दो, ये फैराडे के कौन से लॉ पर एप्लीकेबल है, फर्स्ट पे कि सेकंड पे? किस पर एप्लीकेबल है, फर्स्ट पे कि सेकंड पे? है मेरे बच्चों, कौन सा लॉ है ये? सेकंड लॉ। आओ आओ पता लगाएं, ये क्या कह रहा है कि भाई साहब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मतलब करंट फ्लो किया है, ठीक है? ये आप अपनी इलेक्ट्रोड ले लीजिए, एक को कैथोड ले लीजिए, एक को एनोड ले लीजिए। इनर्ट मेटल के मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब पानी लिया है मैंने, पानी, पानी क्या होता है बताओ? H प्लस OH माइनस, तो माइनस चला जाएगा इधर और H प्लस चला जाएगा इधर, तो बताओ H प्लस से क्या बनेगी आपकी H2, OH माइनस से क्या बनेगी O2। मैं बता चुका पिछले लेक्चर में कि SO4 माइनस 2 हो चाहे NO3 माइनस 2 हो चाहे OH माइनस 2 हो, इनका फाइनल मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट O2 होता है। हालांकि और भी गैसेज होती है, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही होते हैं। क्यों होते हैं वो पिछली क्लासेस में देखना। अब बताओ, मैंने दोनों को बैटरी से जोड़ रखा है, तो बताओ करंट मैंने कैथोड पे ज्यादा फ्लो किया कि एनोड पे? अब करंट तो बराबर, एक ही तो बैटरी से जुड़ रहे हैं, तो मतलब इधर का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा जहां O2 आ रही है, उधर के ग्राम इक्विवेलेंट के जहां H2 है के बराबर होगा। मैंने क्या कहा था ना, हर एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले एलिमेंट के ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि IT की वैल्यू सेम होती है। जब IT और नीचे 96500 है तो वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट में से कौन सा तरीका आपको कम में लेना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर पता लगेगा। अगर क्वेश्चन में उसने किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दे रखी है तो एन भी देना है, अगर मास दे रखा है तो M/E लेना है, मोल दे रखा है तो मोल इंटू एक्स फैक्टर लेना है, अगर गैस दे रखा है तो मोल इंटू एक्स फैक्टर की जगह V गैस अपॉन 22.4 ×
इंटू एक्स फैक्टर लिखना है। अगर आपको मास की जगह डेंसिटी एरिया थिकनेस दे रखा है तो DAT बाय अपॉन ई लिखना है। अगर कूलाम दे रखा है तो Q अपॉन 96500 लिखना है। करंट दे रखा है तो IT अपॉन 96500 लिखना है। तो जो भी दे रखा है वो आपको अपने आप फॉर्मूले में पता लग जाएगा। यार बना तो दिया, और क्या चाहते हो, पंखे का लटक जाऊं क्या? ठीक है, तो आपको दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर देना। ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा तरीका आपको काम में लेना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर पता लग जाएगा। उसने आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है, तो कई बच्चे कहेंगे साहब एनवी भी तो काम पे ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों एन नॉर्मलिटी थी, गैस की नॉर्मलिटी निकलती। नॉर्मलिटी केवल किसकी निकलती है? सॉल्यूशन की। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मलिटी सॉल्यू कभी देखा कि दो नॉर्मलिटी की गैस है रे पप्पू? तो आपको गैस जब भी दे रखा है तो आप कौन सा तरीका काम में लोगे? यहां लिख देता हूं, V गैस अपॉन 22.4 इंटू एक्स फैक्टर। उधर भी क्या लिखोगे? V गैस अपॉन 22.4 इंटू एक्स फैक्टर। इधर आपके O2 गैस की बात हो रही है, इधर आपके H2 गैस की बात हो रही है। तो बताओ वॉल्यूम आपको O2 का क्या करना है? निकालना है। V गैस अपॉन 22.4 इंटू एक्स फैक्टर 4। V गैस हाइड्रोजन का दे रखा है 11.2 अपॉन 22.4 इंटू एक्स फैक्टर 2। तब O2 का एक्स फैक्टर तो 2 होता है। अरे मेरे बच्चों, O2 आपकी बनी कैसे है? O2 आपकी कैसे बनी है? OH माइनस से बनी है O2। आपको O2 का एक्स फैक्टर निकालना है। तो पहला यहां पर चार्ज कितना आ रहा है? 0। इधर O पर चार्ज कितना है? -2। बताओ डिफरेंस कितने का है? 2। एक O के लिए है 2 का, तो 2 के लिए कितने का हो जाएगा? 4 का। किसी मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर और मॉलिक्यूल मोल में पढ़ाऊंगा आपको, बराबर क्या होता है? एटॉमिक भगवान रे, एटॉमिसिटी इंटू वैलेंसी। यही होता है ना किसी मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर। बताओ O2 की एटॉमिसिटी यानी एटम की संख्या कितनी हो गई? 2। और O2 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ऐसे H2 का निकालोगे, H2 में एटम की संख्या कितनी हो गई? 2। और H2 की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। अब काटो तुम्हारा, ये कट गया, ये भी कट गया। 2 से 2, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 5.6 लीटर आ गया। तो वी गैस 5.6 लीटर, यानी कि कौन सी गैस का वॉल्यूम आ गया? आपके O2 गैस का वॉल्यूम आ गया 5.6 लीटर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलो जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और पहले ये पता लगाइए क्या आपने इसके टॉपिक को पढ़ा है क्या? सबने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट C होता है ये, जहां आप कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, अरे पढ़ते हो कि नहीं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सबके बारे में पढ़ते हो आप। अब मैं सबको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूं। देखिए इधर के बराबर गीला, के बराबर गीला या के बराबर GG स्टार है, जानते हो के क्या है? के स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। एनसीईआरटी ने कंडक्टिविटी भी लिख रखा है इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, जी क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है, एल बाय ए क्या है? एल बाय ए ये होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है एल बाय मेरे बच्चों? सेल कांस्टेंट। अब ये क्या होता है? देखो ये है आपका एल, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दैट इज एल। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये है ए। मतलब एक कमरे की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, आपके कमरे में आपकी मम्मी आके बैठ गई, 5 मिनट बाद मम्मी गई, पापा आके बैठ गए, 10 मिनट बाद पापा गए, आपके भैया आके बैठ गए,
तो बताओ किसमें कमरे की लंबाई चौड़ाई, दीवार की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, मम्मी में कि पापा में कि भैया में? है कांस्टेंट रहेगी ना। ऐसे ही इस सेल के अंदर आप कुछ भी भरो, AgNO3, कॉपर सल्फेट, NaCl, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसी का भी सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, फ्यूल्स, कुछ भी भरो, इनमें थोड़ी ना चेंज आएगा। तो एक सेल के लिए L और A की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। अब देखो K बराबर गीला है, G, तो G की जगह पर क्या भी लिख सकते हैं, 1/R। अरे लिख सकते हो कि नहीं? कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और यहां पर L/A, L/A को अपन क्या भी कह सकते हैं, G स्टार को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। K बराबर 1/R L/A, ये पहला फॉर्मूला होता है आपका। इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ते हो, मोलर कंडक्टेंस है, लैम्बडा बराबर K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। एक आता है आपका इक्वलेंट कंडक्टेंस। इक्वलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्बडा बराबर K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब अपन सब अच्छे से जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। अरे यस और नो, ठीक है, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। कई सारी चीजें हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैं बता रहा हूं ना, वो चीजें थोड़ी सी दिमाग में आप रखना। अब देखिए, लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। क्या इसकी जगह कुछ लिखा जा सकता है क्या, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी की जगह लैम्बडा मोलर? तो लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया बताओ, लैम्बडा मोलर अपॉन एक्स फैक्टर। तो आपके ये 3-4 फॉर्मूले खतरनाक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, K बराबर गीला, लैम्बडा मोलर बराबर K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू 1000 अपॉन नॉन इक्विवेलेंट में तो नॉर्मलिटी काम में लेते। अगर ये दोनों याद है तो इसे याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जरा तमीज के साथ और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो। यहां से मिटा देता हूं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप पढ़िए। ये कह रहा है कि भाई जी, मैंने क्या किया, एक सेल लिया। क्या लिया, एक सेल। अब मैंने इस सेल को क्या किया, इस सेल के अंदर मैंने 2 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है। किसका भरा है बच्चों, ZnSO4 का भरा, जिसकी रेजिस्टेंस इतना है, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि K की वैल्यू इतनी है। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको खाली कर दिया, ZnSO4 को उसमें से निकाल के उसके अंदर AlCl3 डाल दिया। AlCl3 पहले मम्मी बैठी थी, मम्मी को निकाल के पापा घुसा दिए, ठीक है ना। तो पापा का मोलरिटी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। पापा का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। और पापा का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो अपन ने ZnSO4 भरा पहले और AlCl3 भरा है आपने बाद में। क्लियर। और AlCl3 का लैम्बडा इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो अपन जानते हैं लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। अब वैल्यू पुट करो, लैम्बडा इक्विवेलेंट, क्या आपके पास K की वैल्यू है क्या AlCl3 का? तो नहीं है साहब। K बराबर तो अपन ने गीला पढ़ा है, गीला, गी और ला, और गी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1/R। तो हो गया ना, K बराबर गीला इंटू क्या है बताओ, 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी दे रखी है बताओ, AlCl3 की देखनी है। AlCl3 की मोलरिटी साहब ये रही 10 की पावर -2, यही है ना। अरे ऐसा और नो। और एक्स फैक्टर कितना होता है बताओ AlCl3 का, AlCl3 का एक्स फैक्टर, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर है ना। तो एक्स फैक्टर AlCl3, Al+3 यानी कितना हो गया, 3 हो गया। अरे सर नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है। अब बताओ
आपके पास क्या क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या? AlCl3 का रेजिस्टेंस, यस सर 500 है, तो 1/500। क्या आपके पास L/A की वैल्यू है क्या? सेल कांस्टेंट की वैल्यू? अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया था सेल कांस्टेंट जैसे K बराबर घी ला, घी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1/R, यानी कि 1/R ला। तो L/A बराबर R के होता है, तो L/A R के तो उसने, अरे सर के तो इसने इसका दे रखा है, ZnSO4 का के है, लेकिन आप तो सवाल में किसके बारे में बात कर रहे हो? AlCl3 का। तो R आपने किसका निकाला? रेजिस्टेंस आप ले रहे हो 200, के लिख रहे हो आप 10 की पावर -3, यानी कि L/A की वैल्यू आप लिख रहे हो 0.2 यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। तो साहब ये तो L/A आपने ZnSO4 का निकाला है। अरे किसी का ही निकाल लो, तुम्हारी लंबाई चौड़ाई इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एरिया तो कांस्टेंट रहेगा। अरे यस सर, नो सर, तो बताओ L/A की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? कितनी आ गई मेरे बच्चों? 0.2 इंटू क्या है मेरे बच्चों? 1000। नीचे कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -2, 5 दूनी 10, ये कट गया 2 बार, तो ऊपर तो कितना हो गया तुम्हारा? 0.4, और नीचे कितना हो गया? 0.03। अरे यस सर, नो सर, डिवाइड करो, कितना आ गया आपके पास? 13.3 यूनिट। यूनिट तो जानते हो ना, यूनिट तो निकाल लोगे, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्वेश्चन तो करा ही दिया, और क्वेश्चन के अलावा जितने कंसेप्ट थे वो भी बता दिए, लेकिन कंसेप्ट मत भूलना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? यूनिट तो निकालना आता होगा, चाहो तो मैं बता देता हूं। लैम्बडा इक्वलेंट बराबर क्या होता है? K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, मोलरिटी कुछ भी किसी की निकाल दो, मोलरिटी ले लो या नॉर्मलिटी ले लो, इक्वलेंट में नॉर्मलिटी ले लो। K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है गीला, ई की जगह 1/R L/A। तो इसकी तो क्या हो गई बताओ? 1/R का ओम इनवर्स या साइमन, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर, तो इसका हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया इसका। 1000 की यूनिट होती नहीं है। नॉर्मलिटी क्या होती है बताओ? नॉर्मलिटी कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट अपॉन वी, यानी कि ग्राम इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लीटर में लोगे, डेसीमीटर में, कि सेंटीमीटर क्यूब में? तो सेंटीमीटर में लोगे ना, तो यहां पर क्या लिखोगे नॉर्मलिटी की जगह बताओ? ग्राम इक्वलेंट, ग्राम इक्वलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। कहां चले गया आपका? ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो बताओ क्या आया? साइमन, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर 2, और नीचे से ये आ गया आपका ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर 2 ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अगली क्लास में अब अपन अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे, वो भी खतरनाक चैप्टर है। पहले उन चैप्टर को उठा रहे हैं जो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा। अरे यस सर, नो सर, तो आगे आने वाले 4-5 दिन में अपन 25 से 30 क्वेश्चन के अपन मटेरियल पढ़ चुके होंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका QR कोड शेयर कर देता हूं। हो गया? अब इसका QR कोड देख लीजिए, ये सारा बता देगा आपको जो जो पड़ा हुआ है। ओके बच्चों, अगली क्लास फिजिक्स की रहेगी देव सर की। 5-7 मिनट का रेस्ट लेके वापस आ जाइए। बाबू